गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो अपना टॉपिक है रीजनरेशन के अंदर हम एम्फीबिया में लिम्ब रीजनरेशन पढ़ेंगे। यस्टरडे अपन ने अपनी क्लास के अंदर हमने रीजनरेशन के बारे में स्टडी की थी कि रीजनरेशन होता क्या है, किसी एक्सीडेंटली या किसी एक्सपेरिमेंटली शरीर के अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं, अंग ये नष्ट होते रहते हैं। इन प्रकार की विपत्तियों से, इन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए प्रत्येक सजीव का शरीर कुछ न कुछ रणनीतियां अपनाता है और उन रणनीतियों को रीजनरेशन कहते हैं। अलग अलग जीव में रीजनरेशन की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, हमने रीजनरेशन के प्रकार पढ़े थे, एपिमॉर्फोलैक्सिस, मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, फिर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबिया, जो उभयचर हैं, उभयचरों के अंदर एक यूरोडेला जो है उसके अंदर कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि उसमें लिम्ब को अगर काट दिया जाए, यानी फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब, जैसे ये एनिमल है, अगर ये एनिमल है जैसे ये, इस एनिमल के अंदर मान लीजिए ये लिम्ब है, इसको काट दिया जाए, यहां से इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से इस कटे हुए अंग की पुनः प्राप्ति होगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे एम्फीबिया लिम्ब रीजनरेशन के अंदर। इसमें पढ़ेंगे हम एम्फीबिया लिम्ब रीजनरेशन के अंतर्गत। ठीक है, देखिए हम अगर इसके बारे में कई स्टेप्स में इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए, एम्फीबिया में एम्फीबिया लिम्ब रीजनरेशन, इसमें कुछ घटनाएं होती हैं, यानी लिम्ब रीजनरेशन के दौरान इसमें कुछ प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन दो श्रेणियों में डिवाइड किए गए हैं। वैसे तीन श्रेणी में आते हैं ये, हम इसको दो श्रेणी में स्टडी करेंगे। वह है एक तो मॉर्फोलॉजिकल इवेंट ड्यूरिंग रीजनरेशन, पहला है मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन, मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन के दौरान मॉर्फोलॉजिकल कौन कौन से इवेंट्स डेवलप होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती है मॉर्फोलॉजिकली। अब इसको भी डिवाइड, दूसरा है हिस्टोलॉजिकल,
इवेंट्स, यानी लिम्ब का जब पुनः प्राप्ति होगी उस समय कौन कौन से औतिकीय परिवर्तन होते हैं, औतिकीय घटनाक्रम होते हैं, उनके बारे में किसमें स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए हिस्टोलॉजिकल हम इन दोनों को साथ साथ में भी पढ़ सकते हैं और सेपरेटली भी इनकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। किससे जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। ऐसे नहीं है कि हिस्टोलॉजिकल होगा तो मॉर्फोलॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल घटनाएं जो होती है वो हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स घटनाओं के कारण ही होती है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं। देखिए हिस्टोलॉजिकल को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 3 श्रेणियों में। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है वह है प्री ब्लास्टिमा स्टेज, प्री ब्लास्टिमा स्टेज। और प्री ब्लास्टिमा स्टेज क्या है, देखिए किसी भी दुर्घटना के कारण या किसी भी एक्सपेरिमेंटली हमने इस लिम्ब को, ये लिम्ब है और ये किसी भी कारणवश हट गया, कट गया और यहां पर क्या उत्पन्न हो गया, घाव हो गया। ये लीजिए घाव। अब इसमें रीजनरेशन होगा। क्या होगा, रीजनरेशन। इतना घाव हो गया, यहां पे ब्लडिंग हो रही है, हमने हाथ को या तो वो किसी एक्सीडेंटली हट गया या हमने उसके लिम्ब को क्या कर दिया, काट कर फेंक दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या वाकई ही इसके अंदर इस प्रकार की कोई घटनाक्रम होता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ब्लड बह रहा है वहां पर ब्लड की क्लोटिंग होगी, रक्त का थक्का जमेगा। क्या होगा, रक्त का थक्का जमेगा। और रक्त का थक्का जमने से क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लडिंग नहीं होगी। ठीक है ना, यानी सैलामेंडर की हम पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं, सैलामेंडर में। सैलामेंडर प्राणी के पैर के कटने के बाद पाद के आंतरिक उत्तक मुक्त होते हैं, इंटरनल टिश्यू क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, एवं रक्त वाहिनियों से क्षतिग्रस्त होने से यह रक्त स्राव होने लगता है। रक्त वाहिनियां क्षतिग्रस्त होती है, ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त होती है तो क्या होता है, ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके घाव के अंदर क्या होगा, रक्त का थक्का जमेगा। क्या बनेगा, रक्त का थक्का बनेगा। ठीक है ना, यानी अगर हम देखते हैं कि रक्त के थक्के के नीचे स्थित घाव, रक्त के थक्के के नीचे स्थित घाव के अंदर सबसे पहले देखो यहां पर घाव हो गया, तो यहां पे जो एपिडर्मल सेल्स होती है, रक्त के थक्के के नीचे स्थित घाव के किनारे की, घाव का ये किनारा है, थक्का जम गया यहां पे, ये देखिए। अब थक्का जमने के बाद में, थक्का जम गया, अब इसके बाद में इसकी जो एपिडर्मल सेल्स है, ये कौन सी होती है, एपिडर्मल सेल। इन एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है, ये एपिडर्मल कोशिकाएं जो किनारे पर स्थित होती हैं वो विस्थापित होकर इस घाव को ऊपर से कवर कर लेती है ऐसे। क्या कर लिया, कवर कर लिया, विस्थापित होकर, फैलकर इधर से और ऊपर से और नीचे से क्या हो गई, विस्थापित हो गई। यानी देखिए इधर की जो एपिडर्मल कोशिकाएं थी इधर विस्थापित हो गई और इधर की एपिडर्मल कोशिकाएं इधर विस्थापित हो जाती हैं और इस घाव को
ऊपर से आवृत कर लेती है, जिससे घाव का बढ़ना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? घाव का बढ़ना, वाउंड हीलिंग। इसे क्या बोलते हैं? वाउंड हीलिंग, घाव का भरना। ठीक है। घाव के भरने का समय घाव की साइज पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा घाव है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर प्री ब्लास्टिमा स्टेज में क्या होता है, यहां पर जैसे ही ब्लड बहता है, रक्त का थक्का जम गया। थक्का जमने के बाद में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल घाव के ऊपर किनारे के ऊपर, ये किनारा है, इस किनारे की जो एपिडर्मल उपकलीय कोशिका पे एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं वो विस्तृत होती है, फैलती है और इस घाव को पूरे चारों तरफ से आवृत कर लेती है ऐसे। अब ये घाव भर गया, ठीक है ना, यानी थक्का जम गया, थक्के को ऊपर से किसने आवृत कर लिया? एपिडर्मल कोशिकाओं ने। अब सेकेंड जो स्टेप आती है उसे बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा। कलिका का निर्माण कैसे होगा? ब्लास्टिमा का निर्माण होगा। अब घाव भर चुका है, अब इसमें छोटा सा एक शंकु की आकृति की एक छोटी सी कलिका बनेगी ऐसे ऐसे। जिस प्रकार गर्भावस्था के अंदर मान लीजिए ये हम हैं, गर्भावस्था में इधर अगर हाथ का निर्माण होना है तो जो छोटी सी कलिका बनती है जिसे हम हैंड ब्लास्टिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड ब्लास्टिमा, जो पूरे हाथ को बनाने की कैपेसिटी रखती है। उसी प्रकार से इस एनिमल के अंदर भी एक ब्लास्टिमा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक ब्लास्टिमा का निर्माण होता है, जिसे लिम्ब ब्लास्टिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्ब ब्लास्टिमा। अब घाव के भरने के कुछ समय पश्चात एपिडर्मिस के नीचे, इस एपिडर्मिस के नीचे अविभेदित मेसेनकाइम कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं एकत्रित हो जाती है? अविभेदित। यहां पर इसके नीचे की तरफ, यहां पर ये अविभेदित कोशिकाएं इकट्ठी हो गई। अविभेदित सबसे बड़ी बात है, ये कौन सी कोशिकाएं? अविभेदित। और अविभेदित कोशिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से स्टेम सेल। और कल मैंने आपको बताया था कि स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें दूसरी कोशिकाओं को बनाने की, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता होती है एवं खुद की कॉपी भी वो बना सकती है। ये अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती है, अनडिफरेंशिएटेड अविभेदित कोशिकाएं। ये बार बार विभाजन करेगी और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो धीरे धीरे बार बार विभाजन से ये कोशिकाएं आगे बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे एक ब्लास्टिमा का निर्माण हो जाएगा। अब इसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टिमा। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लास्टिमा। और इस ब्लास्टिमा में इतनी शक्ति होती है, इस ब्लास्टिमा में इतनी शक्ति होती है कि ये पूरे लिम्ब का रीजनरेशन कर सकती है, पूरे लिम्ब का निर्माण कर सकती है। इसे जिस प्रकार से एक एम्ब्रियो के अंदर, यानी इसका जीनी स्तर भ्रूण की पाद कलिका, जो पाद कलिका होती है उसके समान ही होता है। अतः इसमें संपूर्ण पाद को निर्मित करने की शक्ति होती है। इसमें कौन सी कोशिकाएं हैं? अविभेदित। कौन सी कोशिकाएं हैं? अविभेदित। पहले इसमें कौन सी कोशिकाएं थी जब पूरे लिम्ब का निर्माण था? विभेदित। कौन सी थी? विभेदित। तो विभेदित कोशिकाएं किसमें बदल गई? अविभेदित में।
विभेदित कोशिकाएं किसमें बदल गई? अविभेदित में। ठीक है, अब सेकंड थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज उसे बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। कौन सी स्टेज बोलते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। और ब्लास्टिमा में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। इस ब्लास्टिमा के अंदर निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है कौन स्टेज, शंकु अवस्था। कौन सी आती है? शंकु अवस्था ब्लास्टिमा में उपस्थित। अब इसमें भी कोशिकाएं हैं और वो भी कौन सी हैं? अविभेदित, जिनमें विभाजन की अपार क्षमता होती है और विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। अविभेदित कोशिकाओं में तीव्र कोशिका विभाजन होता है। अब इन कोशिकाओं में तीव्र कोशिका विभाजन होगा जिससे इसकी आकृति, यहां पर नई कोशिकाएं बनेंगी तो पुरानी कोशिकाओं को आगे धकेलती जाएंगी। पीछे की तरफ यहां पर नई कोशिकाएं बनती है तो पुरानी कोशिकाओं को आगे की तरफ धकेलती जाएगी और इसकी आकृति धीरे 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 एक कोन की आकृति बन जाती है। ऐसे शंकु की आकृति कैसे बन जाती है? शंकु की आकृति धारण कर लेता है। अतः इसे क्या बोलते हैं हम? कोन स्टेज। कौन सी अवस्था बोलते हैं? कोन स्टेज। अब आता है प्लेट स्टेज। सेकंड आती है प्लेट स्टेज। अब क्या होता है, जैसे ही कोन स्टेज का निर्माण हुआ थोड़े समय पश्चात ये शंकु का आगे वाला क्षेत्र चपटा होने लगता है। कैसा हो जाता है? चपटा। जिस प्रकार से अपना हाथ मान लीजिए ऐसे है, अभी ये शंकु की आकृति है और थोड़े समय बाद में ऐसे हो जाए तो ये चपटा हो गया। क्या हो गया? चपटा। तो ऐसे ही इसका अग्र भाग कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेट स्टेज। क्या बोलते हैं? प्लेट स्टेज। अब पाद के कटने के 30वें से 35वें दिन बाद एक पट्टिका अवस्था उत्पन्न होती है। पट्टिका अवस्था के मुक्त सिरों पर, इसके मुक्त सिरों के ऊपर खांच उत्पन्न होने लगती है। यहां पर क्या होती है? खांच उत्पन्न होने लगे ऐसे। ऐसे जैसे अपने ये हाथ है और हाथ में आगे वाले सिरे पर खांच उत्पन्न हो जाए ऐसे, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? डिजिट्स का, अंगुलियों का। पहले प्लेट अवस्था थी लेकिन धीरे धीरे बीच में खांच उत्पन्न हो गई ऐसे। यहां पर बीच में यहां खांच उत्पन्न हो गई, यहां खांच उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से एक खांच अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नोच स्टेज। क्या बोलते हैं उसको हम? नोच स्टेज। लास्ट स्टेज होती है मॉर्फोजेनेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोच स्टेज। अंगुलियों की अतिवृद्धियों को स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर इस अवस्था को बोलते हैं नोच स्टेज। घाव बनने के लगभग 70 से 75 दिन में आंतरिक ऊतकों में पूर्ण विभेदन से सामान्य एक पैर का निर्माण हो जाता है। जैसे ही अंगुलियों की समान संरचना प्राप्त करती है, इसमें जो अविभेदित कोशिकाएं थी यहां पर, जिनमें बार बार विभाजन से इसकी आकृति बढ़ रही थी, अब वो किसमें बदल जाती है? पुनः इनमें विभेदन होता है। पुनः इनमें विभेदन होता है। पहले कोशिकाएं विभेदित थी, किसमें बदल गई? अविभेदित में। और अब अविभेदित कोशिकाएं किसमें बदल जाएगी? पुनः विभेदन हो जाएगा, जिसे हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीडिफरेंशिएशन, पुनः विभेदन कहते हैं।
तो ये तो है हमारी कौन सी स्टेप, मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स। अब इसी के अंदर इसी डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि हिस्टोलॉजिकल परिवर्तन क्या क्या होते हैं। दूसरा है हिस्टोलॉजिकल, और हिस्टोलॉजिकल में सबसे बड़ी बात क्या है, यानी विभेदित कोशिकाओं का अविभेदित में बदलना और पूरे पैर का निर्माण होना और अविभेदित कोशिकाओं से पुनः विभेदन होना ही क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स। इन्हें हम औतिकीय परिवर्तन की श्रेणी में हम इनको रखते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 घटनाक्रम होता है। कितने घटनाक्रम होते हैं, 3 घटनाक्रम होते हैं। देखिए, हिस्टोलॉजिकल में पैर के निर्माण के समय 3 प्रकार के औतिकीय परिवर्तन होते हैं। पहला है डी डिफरेंशिएशन। घाव भरने के पश्चात पाद की जो क्षतिग्रस्त कोशिका थी, ये घाव भर गया, ये घाव भर गया। घाव भरने के पश्चात पाद की क्षतिग्रस्त संयोजी ऊतक अस्थायी यानी उपास्थियां यहां पर टूटे हुए थे। संयोजी ऊतक, उपास्थियां, तंत्रिका और मांसपेशियों में विभेदन से, निर्विभेदन से मेसेनकाइम कोशिकाओं का विकास होता है। यहां पर जो नष्ट हुई मसल सेल्स होती है, नर्व सेल्स होती है, उन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, अविभेदित, सुनिए इसे क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएटेड, क्या बोलते हैं उनको, डी डिफरेंशिएटेड कोशिकाओं का निर्माण होता है। निर्विभेदन, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्विभेदन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो क्या होती है, अविभेदित भी कह सकते हैं इनके हम, क्या बोल सकते हैं हम, अविभेदित कोशिकाएं भी कह सकते हैं। अब इन कोशिकाओं में क्या शक्ति होती है कि ये बार बार विभाजन कर सकती हैं और धीरे धीरे बार बार विभाजन से पूरी विभिन्न प्रकार की नर्व सेल्स, स्केलेटल सेल्स, विभिन्न प्रकार की टिश्यूज, इनका फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, संयोजी ऊतकों के तंतुओं व कंकाल के मैट्रिक्स के घुलने से कोशिकाएं मुक्त हो जाती है। इस प्रकार पाद की समस्त ऊतकों में समस्त जितने भी घटक होते हैं में निर्विभेदन से पूर्णतः अविभेदित कोशिकाओं का विकास होता है। निर्विभेदन से क्या होता है, अविभेदित कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। अब होगा इसमें सेकंड हिस्टोलॉजिकल, सेल डिवीजन। विभेदित से क्या हो गई, निर्विभेदित हो गई, और निर्विभेदित को हम क्या बोल सकते हैं, अविभेदित। निर्विभेदित के रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होती है, अविभेदित। अब निर्विभेदन से उत्पन्न कोशिकाओं में तीव्र विभाजन होता है। पहले कौन स्टेज बनती है, ऐसे बार बार विभाजन के फलस्वरूप इसकी आकृति बढ़ती है, ब्लास्टिमा के आकार में वृद्धि होती है। तीव्र विभाजन होगा इन कोशिकाओं में, अविभेदित कोशिकाओं में क्या होगा, तीव्र विभाजन होता है, जिससे ये ब्लास्टिमा जो स्टेज होती है वो कोन अवस्था धारण कर लेती है। कौन सी अवस्था धारण कर लेती है, कोन की आकृति धारण कर लेती है। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होती है। उसके पश्चात रीडिफरेंशिएशन प्रारंभ होता है तथा कोशिकीय विभाजन जैसे ही इसकी आकृति पूर्ण धारण कर लेती है, उसके बाद में इन कोशिकाओं में पुनः विभेदन की क्रिया, पुनः विभेदन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, पुनः विभेदन, रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम,
रीडिफरेंशिएशन। शंकु अवस्था जैसे ही पहुंचने के पश्चात कोशिकाओं में पुनः विभेदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके साथ ही संरचना विकास प्रारंभ हो जाता है। इसमें डिजिट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विभेदन से क्या होता है, इसमें अभी कोशिकाएं समान रूप से, विभेदन से क्या होगा, पुनः विभेदन से नर्व सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मसल्स का फॉर्मेशन होगा, स्केलेटन का फॉर्मेशन होगा, जिससे पूरे पैर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इसमें थर्ड स्टेज कौन सी होती है, रीडिफरेंशिएशन, पुनः विभेदन। और इसे, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या बोलते हैं इसको, मेटाप्लेसिया बोलते हैं। विभेदित कोशिकाओं को अविभेदित होना, और अविभेदित कोशिकाएं जब पूरी आकृति का निर्माण कर ले देती है तो उसके बाद में पुनः इनमें विभेदन होता है, जिससे पूरी संरचनाओं का निर्माण हो सके। यही हमारे हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये हमारा रीजनरेशन के अंदर दो जो परिवर्तन थे एम्फीबिया के लिम्ब रीजनरेशन में, मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स जिसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता क्यों है, इस हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स के कारण। औतिकीय परिवर्तन नहीं होंगे तो पूरे पैर का निर्माण भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ये आपका देखो कंप्लीट हो चुका है रीजनरेशन की क्रिया विधि। अब हम नेक्स्ट जो आपका लेसन है वो आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।